जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र जनमत में हम करने वाले हैं वो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, खास है कि राजनीति हमेशा से परसेप्शन और नैरेटिव का खेल होती है। एक नैरेटिव, एक परसेप्शन। पहले शराब नीति को लेकर इसी परसेप्शन, इसी नैरेटिव पर चर्चा हुई थी और आज एक बार फिर से वही शराब नीति सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि दिल्ली की वो शराब नीति जिसे देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया था, वही नीति जिसके नाम पर सत्ता के उच्चतम शिखर तक बैठे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज इस मामले में अदालत ने, लोअर कोर्ट, ये साफ कर दिया कि बिना ठोस प्रमाण, बिना ठोस सबूत आरोप प्रमाणित साबित नहीं होते। अदालत ने कहा कि ठोस सबूत नहीं, हालांकि सवाल उठता है कि अगर सबूत नहीं थे तो महीनों तक गिरफ्तारी क्यों हुई। दरअसल अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली के आबकारी जो नीति थी, उस शराब घोटाले को लेकर जो गिरफ्तारी हुई थी, लोअर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। यह कहा गया कि सीबीआई ने पर्याप्त सबूत नहीं प्रस्तुत किए और इसके बाद सबूतों के अभाव में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को मिलाकर 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया। और इसके बाद शुरू हुई वो राजनीति जो आने वाले चुनावों को नया आयाम देने वाली है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, जांच एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, यह आज प्रमाणित हो गया है, यह आरोप लगाया गया। दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर हुई। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। सीबीआई अगली अदालत में जाएगी, उच्च अदालत में जाएगी। सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख कर भी लिया है। लेकिन इन सबके बीच में जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने आंखों में पानी भरकर, फपक फपक कर रोते हुए ये कहा कि मेरी कट्टर ईमानदारी को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। लेकिन अदालत ने आज ये प्रमाणित कर दिया क्या अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार था, कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी की छवि को डेंट पहुंचाने के लिए जो साजिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, आज अदालत के इस फैसले ने उस साजिश को भी बेनकाब कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो सवाल ये उठता है कि मामला गंभीर तो था ही, और अगर ये मामला गंभीर नहीं था, अगर दाल में कुछ काला नहीं था, तो नीति वापस क्यों ली गई? ये सवाल बीजेपी आज बार बार पूछ रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई केस से बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर खूब हमलावर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, ये कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। वो आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए तो हमें खत्म करने के लिए जुट गए। केजरीवाल ने आगे कहा कि आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया है। मोदी शाह ने हमारे खिलाफ इतने केस बनाए, हमारे पीछे ईडी, सीबीआई और पुलिस छोड़ी। एक समय तो हमारी पार्टी के टॉप 5 नेता जेल में थे, लेकिन आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो केवल कत्ल कराकर ही मुझे कंट्रोल किया जा सकता है। ये तमाम बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कही। बात करें तो इस फैसले के बाद से कांग्रेस खेमे में भी सियासी भूचाल देखने को मिला। अदालत के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। सीधे तौर पर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई कोई सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि यह बीजेपी के इशारों पर हुआ है। पवन खेड़ा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी के सहयोगी बन चुके हैं। आरोप लगाया कि आने वाले दिनों में क्योंकि पंजाब और गुजरात में चुनाव होने हैं, तो पंजाब, गुजरात और गोवा के चुनावों को देखते हुए यह फैसला रणनीतिक रूप से लिया गया है ताकि केजरीवाल को कांग्रेस के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि कांग्रेस का यह बयान विपक्षी खेमे में गहरी दरार और आपसी अविश्वास को भी उजागर करता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल के लिए लाभकारी साबित हुई है। ये कहना अपने आप में बहुत
बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहरहाल दिल्ली शराब नीति मामला आज भी केंद्र और विपक्ष दोनों के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बना हुआ है और इस फैसले के बाद भी सवाल यही है कि नीति क्यों वापस ली गई, गिरफ्तारी क्यों हुई और साजिश किसने रची। ये सवाल आने वाले दिनों में और भी गर्मागर्म सियासी बहस का कारण बन सकता है। लेकिन उससे पहले इस मामले पर पूरे दिन जिस तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर चलता रहा और उन प्रतिक्रियाओं ने आने वाले समय की रूपरेखा, राजनीतिक रूपरेखा किस तरह से तैयार कर दी है, आइए उन रिएक्शंस को आपके सामने रखते हैं। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस को? आज देश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? करिए जब मनीष सिसोदिया जी की पत्नी अस्पताल में, उस समय याद करिए संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता का हाल आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार राजकोट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हैरान है इस बात को देखकर। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। देखिए, ये फैसला एक तरफ जहां इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की सेवा की। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य में अनुकरणीय काम किया। आपने उस सरकार को बदनाम किया, साजिश करके बदनाम किया। प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, हमारे तमाम नेताओं के खिलाफ हम लोगों को जेल में डाला। इन लोगों ने एक छोटी सी सरकार को गिराने के लिए एक ईमानदार आदमी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, कीचड़ उछाली, उसको बदनाम किया, ह्यूमिलेट किया, उसको बेचारे को जेल में भेजा। और आज कोर्ट ने ये कह दिया कि सीबीआई ने एक षड्यंत्र के तहत पहले कहानी बनाई, फिर उसके अंदर पात्रों को डाला करती है। और ये सब आज जो है, आज जो अरविंद केजरीवाल जी को जो बरी किया गया है, इससे ये साबित हो गया है। बल्कि कोर्ट ने तो ये भी बोला है कि भाई सीबीआई की जो आईओ है उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। तो आप देखिएगा, चाहे जितने भी विपक्षी दल हैं, सब पे जो है केस मुकदमा, एजेंसियां जो हैं लगी रहती हैं,
गलत तरीके से गलत मुकदमा लगाती है। अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आप सबके सामने। सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है। हम किसी अदालत पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है। कुल मिलाकर आने वाले समय में ये तस्वीर बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आने वाला समय चुनावों का समय है और जिस तरीके से आज का प्रकरण हुआ है, ये प्रकरण चुनावी दौर में बहुत दिलचस्प तस्वीरें सामने रखने वाला है। बात अब करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां राज्य की राजनीति में आगामी चुनावों से पहले सियासी जंग तेज हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंगाल की जनता को लिखे गए भावुक पत्र के जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने उसी अंदाज में व्यंग्यात्मक पत्र जारी किया है। इस पत्र को पार्टी ने सोशल मीडिया पर बंगाल की जनता के नाम मेरा स्पष्ट कबूलनामा का नाम दिया है। दरअसल 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लोगों को संबोधित एक भावनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा हुआ खुला पत्र लिखा था। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता द्वारा कथित झेले जा रहे छल और पीड़ा पर दुख जताया और ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए मतदाताओं से भाजपा को सेवा का अवसर देने की अपील की थी। हालांकि टीएमसी ने इसका जवाब सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से दिया और पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के फंड को रोकने और भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगा दिए। साथ ही पार्टी ने चुनाव आयोग को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। टीएमसी ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को जल्दबाजी में किया गया कदम करार देते हुए राज्य में हुई कथित मौतों के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार न ठहराने का भी आरोप लगाया। अब बात सिर्फ एक पत्र की नहीं है, मामला है भावना बनाम व्यंग का, केंद्र बनाम राज्य का और बंगाल की सियासत में नैरेटिव की जंग का। प्रधानमंत्री का पत्र भावनात्मक था, संस्कृति और विरासत का संदर्भ लिए हुए था। आरोप था कि बंगाल की जनता छल और पीड़ा झेल रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल बदलाव चाहता है, बंगाल सम्मान चाहता है और भाजपा को सेवा का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि टीएमसी ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगा दिए। कहा कि केंद्र सरकार बंगाल का फंड रोक रही है, भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों को निशाना बनाया जा रहा है और चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसे में इस पत्रवार के मद्देनजर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री का पत्र राजनीतिक अपील है या फिर जनता के दर्द की अभिव्यक्ति? उधर टीएमसी का पलटवार तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ चुनावी रणनीति? हालांकि आरोपों और बयानबाजी के बीच असली मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं। बहरहाल बंगाल की राजनीति अब खुले पत्रों और सोशल मीडिया के युद्ध से तय होने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। लंबे समय से कांग्रेस का राज था, उसके बाद लंबे समय तक ज्योति बसु जी कम्युनिस्ट का राज था और लंबे समय से अब ममता जी का राज चल रहा है वहाँ पर। तो अगर बंगाल को और विकासोन्मुख दिखना है, महिला एम्पावरमेंट देखना है, फर्दर बंगाल को नए क्षितिज पे देखना है, तो प्रधानमंत्री जी बंगाल की जनता से कह रहे हैं कि हम पर विश्वास कीजिए। जिस तरह से हमने 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को बनाया है, उसे हम बंगाल को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री है पूरा देश का और पश्चिम बंगाल को लेके बहुत चिंतित है और बार बार जब भी वो यहाँ पे आए हैं पश्चिम बंगाल में, तब तक उसका जो लोगों के ऊपर, पश्चिम बंगाल के जनता के ऊपर जो चल रहा है, उसके ऊपर भावुक होके बहुत कुछ उन्होंने बोला है। और वही आज बार बार पश्चिम बंगाल का जनता को अलर्ट कर रहा है कि पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट चाहिए। आप देखिए, भारत में बहुत सारा राज्यों में अभी डबल इंजन का सरकार आ गया और वहाँ पे बहुत सारा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो डेवलपमेंट नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फ्री में देना भाता, जुओ छाती लोगों को जो भाता देना, तो हमारे पश्चिम बंगाल के युवा के लिए और उनका पेरेंट्स, माताजी पिताजी के लिए कितना दुख का बात है
कि हमारा बेटा को नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग भाता देके खुशी करने का मतलब चेष्टा कर रहा है, क्योंकि इसके नौकरी देने का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? ममता बनर्जी का था, जो इतने टाइम से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है। और पश्चिम बंगाल में बार बार जब भी वोट आते हैं बोलते इंडस्ट्री होगा, नौकरी मिलेगा। अभी वोट के पहले उसको लगा कि नौकरी तो हम नहीं दे पाए, तो 1500 रुपया करके हाथ में दे दो। 1500 रुपया भी हमारा लोगों का ही टैक्स का रुपया है, लेकिन क्या नौकरी देना उसको जरूरत नहीं था? इतना झूठ क्यों बोला? वो फिर उल्टा प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि आप बोलिए भारत में कितना नौकरी हुआ है, लेकिन खुद लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। तो पश्चिम बंगाल को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित है और बार बार सब लोगों को अलर्ट कर रहा है, जनता को बोल रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार लेके आइए। और यूपी बोलिए, गुजरात बोलिए, मध्य प्रदेश बोलिए, राजस्थान बोलिए, बिहार बोलिए, उत्तराखंड बोलिए, सब जगह में जो सरकार हुआ है और उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। खुला पत्र है और दूसरी तरफ व्यंग्य की राजनीति है। अब जनता को तय करना है कि वो भावना के साथ जुड़ना चाहती है या फिर ओछी राजनीति के साथ। और आइए अब आपको उस खबर की तरफ लिए चलते हैं जो चौंकाने वाली भी है, हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी है। दरअसल ये खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल सलीम वास्तिक, जो पूर्व मुस्लिम और सुदर्शन न्यूज के रूटीन पैनलिस्ट हैं, उन पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि केवल अपनी पहचान और विचारों के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। जानकारी ये कह रही है कि सलीम वास्तिक पर यह हमला 2 अज्ञात बाइक सवारों ने किया, जिन्होंने चाकुओं से उनके ऊपर वार किया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी गर्दन पर गहरा घाव है और हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि यह हमला किसी सामान्य हिंसा की घटना नहीं है। सलीम वास्तिक को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ने का साहस किया और उस मजहब की सच्चाई दुनिया के सामने मुखरता से उजागर की। यही वजह है कि उन्हें कट्टरपंथियों के हमले का शिकार होना पड़ा है। सलीम वास्तिक कभी मुस्लिम मजहब का पालन किया करते थे और मौलवी भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने निजी विचारों के चलते इस्लाम छोड़ दिया। इसके बाद वे खुले तौर पर अपने विचारों और मजहब की सच्चाई को उजागर करने लगे और उनका यही साहस कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। यह हमला केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है। सलीम वास्तिक पर हुए हमले से बाकी जो एक्स मुस्लिम हैं, जो इस्लाम त्याग चुके हैं, उनमें आक्रोश है, साथ ही डर का भी माहौल है। फिलहाल सलीम वास्तिक की गंभीर स्थिति ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना दिखाती है कि कट्टरपंथी अब किसी को भी रोकने और डराने के लिए हिंसा से पीछे नहीं हट रहे हैं और कानून को चाहिए कि अपराधियों को तुरंत पकड़कर सजा दिलाए ताकि स्वतंत्र सोच पर हमला बंद हो सके। आज ये हमला ये स्पष्ट संदेश देता है, जो भी इस्लाम की सच्चाई उजागर करेगा और कट्टरपंथ के खिलाफ मुखर होगा, उसे निशाना बनाया जाएगा। इसलिए सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है और ऐसे चरमपंथियों के खिलाफ मिलकर हल्ला भी बोलना है। और आइए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से खबर ले रहे हैं, जहां रंग भरी एकादशी के अवसर पर भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला। दरअसल अयोध्या में मंगलवार को हनुमान गढ़ी में बजरंग बली का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर नगर साधुओं ने हनुमान जी को अबीर गुलाल अर्पित कर रंगों की शुभकामनाएं दी। ढोल नगाड़ों और जयकारों की गूंज के बीच निकली होली की पारंपरिक शोभा यात्रा ने नगर को भक्तिमय रंगों से भर दिया। साधु संतों ने हनुमान जी का निशान लेकर नगर भ्रमण भी किया और रामनगरी के प्रमुख मठ मंदिरों में जाकर सभी को होली का निमंत्रण दिया। परंपरा के अनुसार पंचकोसी परिक्रमा कर पूरे शहर में रंगोत्सव का संदेश फैलाया गया।
इस रंग भरी एकादशी से ही अयोध्या में भक्ति और परंपरा का संगम शुरू हो गया है, जो होली तक पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी रहेगा। महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास ने शोभा यात्रा की अगवानी की और सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया। फगुआ गीतों और अबीर गुलाल के साथ भक्तिमय माहौल ने नगरवासियों और तीर्थ यात्रियों को आनंदित किया। लोगों का कहना है कि ये उत्सव न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को भी जीवंत बनाए रखता है। वहीं दूसरी ओर शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने रंगों की बौछार और ढोल नगाड़ों की ताल में रचना और उत्साह का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। नगर के प्रमुख मार्गों पर सजावट, फूलों और रंगों ने अयोध्या को त्योहार का रूप दे दिया। इस प्रकार रंग भरी एकादशी से होली तक अयोध्या में भक्ति, परंपरा और रंगों का अद्भुत संगम रहेगा और नगरवासियों और तीर्थ यात्रियों को इस पर्व का आनंद निरंतर मिलता रहेगा। पूरा अयोध्या अबीर गुलाल से पटा हुआ है। भगवान श्री राम को अबीर गुलाल लगा करके हनुमान जी के निशान की आरती करके हम लोग हनुमानगढ़ी से पूरे संतों नागरिकों के साथ आज पंचकोशी परिक्रमा जा रहे हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसी तरीके से परंपराएं चलती आ रही हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज रंग भरी एकादशी है और ये हमारी लाखों वर्षों पुरानी परंपरा हनुमानगढ़ी की रही है कि हम सभी लोग हनुमान जी महाराज क्योंकि राजा है अयोध्या के, उनके प्रतिनिधि स्वरूप जो निशान है उसका आरती पूजन करते हैं सभी नागातीत संतों महंतों के साथ और अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा करेंगे। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में जाकर के संतों को महंतों को निमंत्रण देंगे। यहाँ के नागरिकों को निमंत्रण दिया जाता है कि आइए, आज से एकादशी होली प्रारंभ हो चुकी है और हम सभी लोग मिलकर के रंगोत्सव मनाते हैं। ये रंगभरी एकादशी होली के एक हफ्ता पहले शुरुआत हो जाता है। आज होली है। ये होली पूरे देश में एक संदेश जाता है हनुमानगढ़ी से। हनुमानगढ़ी के संत महंत और अयोध्या के संत महंत ये पंचकोशी परिक्रमा करेंगे और हनुमान जी का निशान लेकर के ये पुराने नागातीत संत महंतों ने नियम बनाया है। अयोध्या में हनुमान जी का निशान जाएगा पंचकोशी परिक्रमा, जगह जगह पर इनका आरती पूजा होगा और सरजू में स्नान होगा। उसके बाद सभी संत महंत इस निशान के पूजा आरती करने के बाद वही समाप्त किया जाएगा। जय श्री राम। ये उत्साह पहले से ही आप लोग के ही माध्यम से ये जानकारी हो जाता है, एलाऊ के माध्यम से जानकारी हो जाता है। कल रंगभरी एकादशी है, इसमें उत्साह मनाया जाएगा। राम को ये पंचकोशी परिक्रमा किया जाएगा। पुराने महात्माओं ने ये नियम को बनाया हुआ है कि पंचकोशी परिक्रमा हनुमान जी के निशान के साथ सभी संत महंत, युवा, राम भक्त, हनुमान भक्त, शिव भक्त सब पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। ये पुराने महात्माओं ने ये नियम बनाया हुआ है। और आइए इधर खबर गुजरात के कच्छ से लेते हैं, जहां नखत्राणा तालुका के देवघर यक्ष प्राइमरी स्कूल से एक विवादित मामला सामने आया है। वास्तव में स्कूल में क्लास 6वीं के एक हिंदू छात्र को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, जो स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश का कारण बन गया है। दरअसल इस छात्र को उसी के सहपाठी मुस्लिम बच्चों के द्वारा नमाज पढ़ने के लिए दबाव डाला गया था। ये घटना स्कूल परिसर में ही हुई और तुरंत ही इलाके में चर्चा का विषय भी बन गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना की कड़ी निंदा की। संगठन ने स्कूल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। नखत्राणा पुलिस ने स्कूल का दौरा किया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। साथ ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की विस्तृत जांच की। वास्तव में यह मामला बच्चों के धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा में असहमति को लेकर बड़ा विवाद बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी छात्र को उसकी इच्छा के बिना किसी धर्म की प्रैक्टिस के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा संस्थानों में धर्म और शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे मामले न दोहराया जा सके। और आइए बात अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग की भी कर लेते हैं, जहां दो इस्लामी मुल्क आपस में भिड़ गए हैं। यहां पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में फिर से एयर स्ट्राइक की। वहीं तालिबान ने दावा किया कि उसने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया।
संघर्ष की शुरुआत गुरुवार रात हुई जब अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी हमले के जवाब में कार्रवाई की। जानकारी ये कह रही है कि तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने गजब लिल हक नाम का ऑपरेशन शुरू किया और काबुल समेत कई प्रांतों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि उसके हमलों में 274 अफगानी लड़ाके मारे गए हैं और 400 से ज्यादा घायल हैं। वहीं अफगान पक्ष के अनुसार दोनों तरफ से लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उधर अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट भी मार गिराया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उसके पास है और पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। जबकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है। हमारे और अफगान पक्ष के बीच खुला युद्ध छिड़ गया है। इस पूरे मामले पर भारत ने भी पाकिस्तान के इन हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर नजर रख रहा है। मिशन ने बताया कि मौजूदा हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे अफगानिस्तान की यात्रा न करें। देश के लिए चेतावनी अब भी लेवल 4 यानी डू नॉट ट्रैवल पर है। ये चेतावनी अशांति, अपराध, आतंकवाद, गलत गिरफ्तारी और अपहरण जैसे खतरे के कारण ही दी गई है। और चलिए इसी के साथ जनमत के सफर में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।